नमस्कार दोस्तों, आईएएस प्रेप यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 6 की विज्ञान की एनसीईआरटी। इसका पहला और दूसरा चैप्टर हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम कोशिश करेंगे तीसरे और चौथे चैप्टर को डिस्कस करने की। यहाँ हमारा उद्देश्य यह है कि आप एनसीईआरटी में से अच्छी चीजें छांट सकें, जो प्रश्न जहां से पूछे जाते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। आइए देखते हैं। तीसरा चैप्टर है तंतु से वस्त्र तक। जो भी वस्त्र हम पहनते हैं, आपको पता है कि तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। प्राचीन काल से आज तक इसमें बहुत परिवर्तन हुआ है, इसी के बारे में ये चैप्टर है। आइए देखते हैं। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है वो परीक्षा की दृष्टि से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उसको हम देखे ले रहे हैं। इसमें दिया हुआ है कि जो जैसे हम कोई धागा होता है उसको सुई में डालने लगते हैं, तो हम देखते हैं कई बार उसके आगे तंतु उलझ जाते हैं, कई बार आगे उनके सिरे में कई लड़ियां हो जाती हैं। तो ये जो लड़ियां होती हैं, तागे जो दिखाई देने वाली ये पतली लड़ियां होती हैं, ये अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बना होता है, जिसे ही तंतु कहते हैं। जैसे ये धागा एक कोई था, जब हम सुई में डालने लगे तो ऐसे ऐसे ये उलझ जाता है, ठीक है ना। तो ये तंतु होते हैं, ये तंतु होते हैं पतले पतले, उसी से धागा बना होता है। और वस्त्र धागों से मिलकर बना होता है, धागे भी तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये इन्होंने बताया। फिर ये कह रहे हैं कि कुछ प्राकृतिक तंतु होते हैं, जैसे कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं, क्योंकि ये प्रकृति में उपलब्ध है। भाई जंतु से मिलते हैं, तब भी जंतु भी तो प्रकृति में उपलब्ध है, उसको हम बनाते तो है नहीं। जैसे ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ऊन को भी हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं और रेशम को भी। ऊन भेड़ तथा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होता है, भेड़ बकरी से प्राप्त हो जाता है। खरगोश से प्राप्त हो जाता है, याक से, ऊँटों के बाल से प्राप्त होता है। और रेशमी तंतु रेशम के कीट होते हैं, उनके कोकून से, रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। और ऐसे ही देखें, कुछ तंतु ऐसे हैं जिनका हम निर्माण कर लेते हैं, जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं होते हैं। ये तंतु बनाए जाते हैं। पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है, और संश्लिष्ट तंतु हैं। तो ये अपेक्षाकृत मजबूत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, जितने भी ये कपड़े होते हैं। और इनसे बनने वाले अपेक्षाकृत थोड़े से कम समय चलते हैं, लेकिन ये आरामदायक होते हैं और ये कम आरामदायक होते हैं। ये बूझो, देखो कह रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया बढ़िया बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि कुछ वस्तुएं हमने संग्रहालय में देखी है, तो पहले लोग ऐसे ही कपड़े पहनते रहते थे जब युद्ध करने जाते थे। तो ये किस प्रकार के तंतु से, जाहिर सी बात है तब प्राकृतिक तंतु ही रहता था, उन्हीं से ही ये बनते थे। जैसे रुई, रुई ये कह रहे हैं कि रुई ये कैसा तंतु है, आप बताइए। तो ये प्राकृतिक तंतु है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये कपास के गोलक से प्राप्त होता है। लगभग नींबू जैसी आकृति के ये सब होते हैं। और जब इनका ये बीज टूटकर खुल जाते हैं, तो कपास तंतुओं से ढके बिनौले कपास बीज को हम देख सकते हैं। तो ये कपास से प्राप्त होते हैं, रुई। जैसे ये है, ये कपास का पेड़ है, इसमें ऐसे रुई लगती है, इनके ऐसे बिनौले होते हैं और ये फट जाते हैं, इसके अंदर ये प्राप्त होती है। ऐसे ही, और ये जो प्राप्त किया जाता है कपास को बीजों से, जो प्राप्त किया जाता है कपास के बीजों से रुई को, इसको कपास ओटना कहते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है सुमेलित करने में कि कपास ओटना क्या होता है। ऐसे जूट के बारे में हम देखें तो जूट, ये इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। और भारत में पटसन को प्रमुख रूप से, यानी जूट को पश्चिम बंगाल, बिहार और असम, इंपॉर्टेंट है, ये तीन स्टेट मुख्यतः जूट का उत्पादन करते हैं। और ये पुष्पन अवस्था में इसको हम काट लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पुष्पन जब पुष्पित होता है तब काट लेते हैं। और फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाया जाता है। तो इसको, वो तो फूल से प्राप्त होता है, ठीक है ना। और कहने का मतलब वो प्राप्त होता है बिनौले से, लेकिन इसमें स्किन से, जो पेड़ की स्किन होती है, खाल जो उसकी होती है, उससे हम इसको प्राप्त करते हैं। भिगो देते हैं, जैसे सन निकाला जाता है, ठीक वैसे ही। और वस्त्र बनाने के पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। भाई ये मोटा मोटा ऐसे होगा तो इतने मोटे से तो वस्त्र बनेगा नहीं, इसको पतला पतला करके तंतु में फिर धागा बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं, तो रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। जैसे बहुत सारे रेशे हैं, पतले 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 रेशे हैं, फिर इसके एक धागा हम बनाएंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। और इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं। जैसे आप सुई में जब डालते हैं धागे को, नहीं होता है तो ऐसे हल्का सा कुछ लगा के थूक लगा लेते हैं नॉर्मली, और ऐसे घुमा देते हैं तो वो चला जाता है सुई के अंदर, उसको हम डालने में, तो ऐसे ही पास पास आ जाते हैं रेशे। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का प्रयोग होता है, जिसे तकली कहते हैं। तो अब ये सब तो अब होता नहीं है, अब तो धीरे धीरे सब इतनी मशीनरी हो गई है कि सब मशीन, हैंडलूम जो है वो
मशीन में परिवर्तित हो चुका है, अब हाथ से कोई काम नहीं किया जाता है। और इसके बाद में प्रचलित कताई के उपयोग में चरखा भी युक्ति होती है, इसमें पतले पतले धागों को लगाया जाता है, मतलब तंतुओं को लगाया जाता है और धागे बनते हैं। देखिए ये चरखा पहले गांधी जी वाला हुआ करता था, बाद में मशीनीकृत चरखा भी आया था, उसमें थोड़ा सा टेक्निकल मशीनरी का उपयोग किया गया था। फिर तागे से वस्त्र बनाना, तो इसको बुनाई कहते हैं। जैसे आप देखते हैं, जैसे 2 सेट तागा है, इसको आप लेके ऐसे ऐसे कुछ इसमें ऐसे ऐसे बीन के कुछ किए तो ये बुनाई होती है। आप देखते हैं ना, जब कोई चीज कपड़े में एक धागा निकलता है तो सरसर से पूरा निकलता चला जाता है, तो ये क्या होता है, ये तागों के 2 सेट आपस में ऐसे बने होते हैं और व्यवस्थित करके इसको बनाते हैं, तो बुनाई कहते हैं। यानी अगर बुनाई कोई पूछ ले तो क्या है, तो तागों को 2 सेटों को व्यवस्थित, 2 या 2 से अधिक सेटों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। आगे हम बढ़ते हैं तो देखें कि तागों के सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं, और तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं और वस्त्रों की बुनाई करघा पर की जाती है। तो जिस पे वस्त्रों की बुनाई की जाती है उसे करघा कहते हैं। तो ये 2 प्रकार, हाथ करघा होता है जो हाथ से चलाया जाता है, अब तो सब मशीनों से चलता है। और एक विशेष प्रकार की बुनाई होती है, जैसे हम स्वेटर बीनते हैं, घर पे स्वेटर बनते हैं ना, तो इसमें स्वेटर बीनने के दौरान हम क्या करते हैं, ऐसे देखिए ये ऊन का गोलक है और यहाँ पे ऐसे लेके और उनको व्यवस्थित क्रम में इधर से ऐसे फंसा फंसा के बनाते चले जाते हैं। बड़ा बढ़िया ये भाई, इसमें बहुत डिजाइन बनाई जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। अब देखो पहेली क्या कह रही है। पहली ये जानना चाहती है कि आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्तु को देखा है, इन तंतुओं को सामान्यतः किन कार्यों में प्रयोग किया जाता है, तो बताइए आप लोग। देखिए पहेली पूछ रही है, तो उससे भी वस्त्र बनते हैं। वस्त्र सामग्री का इतिहास देखो, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, रुचिकर है। वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, देखो से बड़ी बड़ी पत्तियों, जंतुओं के चर्म और समूर से अपने शरीर को रखते रहते थे। फिर क्या हुआ, कृषि समुदाय में बसना जब प्रारंभ किए तो लोगों ने टहनियों तथा घास से बुनकर चटाइयां एवं डालियां, टोकरी बनाना सीखा। देखिए कैसे क्रमिक विकास होता है, ऐसे 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 धीरे धीरे हम कहां तक पहुंच गए हैं। लताओं, जंतुओं, ऊन तथा बालों को आपस में ऐठन देकर लंबी लड़ियां बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है, तो फ्लैक्स भी पूछा जा सकता है। और वस्तुओं को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। धीरे धीरे ये सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके कपड़े पहनना, और धीरे धीरे देखिए साड़ी, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग चालू हुआ, और फिर आज हम देखिए कितने डिजाइनर कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। इसके क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, करिएगा। क्वेश्चन कर ले तो तभी समझ लीजिए कि आप पढ़े हैं। अगर ये आपका हो जाता है क्वेश्चन तब तो ठीक है, नहीं होता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, कोई दिक्कत होगी तो हमसे बात करिएगा। अब हम यहाँ पे अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे। अगला चैप्टर हमारा है, देखिए ये चैप्टर है हमारा चौथा चैप्टर है वस्तुओं के समूह बनाना। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे इसमें, इस चैप्टर में भी बहुत काम की चीजें बहुत कम है, तो सर इसको हम बहुत तेजी से देख रहे हैं। अब जैसे इसमें ऐसा दिया हुआ, तो ये आप सब जानते हैं कि प्लेट, थाली क्या होता है, इस्पात से बनी होती है, कांच से बनी होती है, प्लास्टिक से भी बनी होती है, पेन प्लास्टिक से भी बनी होती है, धातु की भी बनी होती है। ऐसे लकड़ी से क्या क्या बनते हैं, कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी, है ना, बैलगाड़ी का काम अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और कागज, पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर। चमड़ा से क्या बनता है, तो आप चप्पल लिख सकते हैं, जूते लिख सकते हैं, आपकी बेल्ट बनती है, और जो भी आप जानते हो उसको लिख दीजिए। तो इस तरह से हम देखें तो ये चैप्टर बहुत सिंपल सी इंफॉर्मेशन देता है, और ये सब सारी चीजें आप जानते हैं। आगे जहां काम की चीजें हैं उनको हम देखे ले रहे हैं। जैसे यदि धातुओं के टुकड़ों से और को उनकी द्युति देखने के लिए काटना, तो द्युति यानी चमक होती है, तो चमक हम देखिए, पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है, काट के इन्होंने देखा जिसमें चमक होती है, उसे धातु कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण है। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और ये द्युतिहीन हो जाती है, यानी कि इनकी प्रकाश जो चमक होती है वो खत्म हो जाती है, और ऐसा उन पर वायु एवं नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है ना। बहुत बार मूर्छा लग जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है ना। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। जब नया नया लोहा कटता है या स्टील कटता है,
कुछ भी कटता है तो उसमें एक चमक होती है, देखते हैं ना। तो वही कठोरता क्या होती है, तो जो चीजें हम दबाते हैं अगर वो दब जाती हैं तो उनको हम कोमल पदार्थ कहते हैं। जैसे रुई को दबाएंगे, और जो नहीं दबते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कठोर पदार्थ कहते हैं। जैसे रुई दब जाती है ना, स्पंज दब जाता है। लकड़ी क्या है, लकड़ी कठोर है। लोहा क्या है, कठोर है। दिखावट में पदार्थों के विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति हो सकती है, कठोरता हो सकती है, खुरदरापन हो सकता है, चिकनापन हो सकता है। तो अगर पूछा जाए धातुओं के कौन कौन से पदार्थों के गुण हो सकते हैं, तो ये सारे गुण हो सकते हैं, आप आराम से बता सकते हैं। ऐसे हम देख लें कि विलेय और अविलेय कुछ चीजें, जैसे पदार्थ जल में लुप्त हो जाता है, जैसे नमक है जल में पूर्णतया लुप्त हो जाता है, चीनी क्या होगी, लुप्त हो जाएगी। ऐसे बालू लुप्त नहीं होगा। चाक का पाउडर बताइए आप, लकड़ी का बुरादा नहीं होगा। तो ये सारी चीजें इसमें, इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं जानते हैं, लेकिन चैप्टर है इसलिए एक बार पढ़ना जरूरी है। ये पदार्थ जल में विलेय होते हैं। कौन से पदार्थ, जो पदार्थ पूर्णतया लुप्त हो गए, जो लुप्त हो गए वो जल में विलेय होते हैं, और जो लुप्त नहीं हुए वो अविलेय होते हैं। तो विलेय अविलेय आप ऐसे जान लीजिए, अगर पानी में किसी चीज को घोलें और वो बिल्कुल उसमें लुप्त हो जाए तो वो विलेय है, अगर लुप्त ना हो तो अविलेय है। ऐसे इसमें आप देखिएगा, जैसे सिरका भली भांति मिश्रित हो जाता है, नींबू का रस ये भी हो जाएगा। ऐसे सरसों का तेल होगा नहीं, नारियल का तेल, केरोसिन ये नहीं होंगे, ये सब नहीं होते हैं। जैसे आपके पास कोई आप लालटेन जला रहे हैं या लैम्प जला रहे हैं, उसमें केरोसिन कभी कम हो जाए उसमें पानी मिला दीजिए तो केरोसिन ऊपर आ जाता है, पानी नीचे ऐसे भरा रह जाता है। तो इसमें ये मिलते नहीं है। तैलीय पदार्थ कोई लगभग मिलता नहीं है। आगे हम देखें, पदार्थों को तीन तरह से हम बांट सकते हैं उनको, कि वो कैसे मतलब उनको देखने में कैसा है। तो पारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ आप जानते ही हैं। पारदर्शी क्या होती है, जब पदार्थों सामग्रियों से जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। इधर से देखें उधर दिखे, जैसे शीशा, गाड़ियों में लगा जो शीशा होता है, कांच है, जल के आर पार हम देख सकते हैं, वायु वायु के आर पार आप देख ही सकते हैं, तो ये पदार्थ है ये भी। और जैसे बिस्किट उस्किट रखे होते हैं या मिठाइयों का रैक आप देखते हैं तो शीशा लगा होता है, इसलिए इसमें दिख जाता है। अपारदर्शी क्या होता है, जैसे लकड़ी लगा दें किसी के बीच में या दीवार है तो ये अपारदर्शी होता है, जिसके आर पार हम ना देख सके वो अपारदर्शी। जैसे लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे, धात के पात्र, ये सब अंदर क्या रखा है हम कुछ जान नहीं पाते हैं। एक ऐसा भी होता है जिससे पारभाषी, जिसको हम कहते हैं, ये तीन मैंने बताया था ना आपको। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। आपने देखा होगा जब किसी पेज में तेल लग जाता है तो तेल लगने के बाद में हम इधर से उधर धुंधला धुंधला दिखाई देता है, स्पष्ट नहीं दिखाई जाता, ये पारभासी होता है। तो ये तीन तरह के आप देख रहे हैं, ये पदार्थ हो गए, एक पारदर्शी हो गया, एक अपारदर्शी हो गया, और एक पारभाषी हो गया। ठीक है ना। और तो ये आपने देख लिया। इस चैप्टर में बस इतना ही था, और ये जो प्रयोग दिए हुए हैं इसमें आप रुचि के लिए भले पढ़ लीजिएगा, लेकिन एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इन शब्दों को आप कम से कम डिफाइन करने, जैसे अपारदर्शी क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। अविलेय जो जल में नहीं घुलता है। द्युतिमय, चमकीला जो काटने पे जिसमें चमक होती है ना। तो पदार्थ किसे कहते हैं, ये सब डिफाइन करिएगा, क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, और आप ऐसे वीडियो देखते रहिए। एक दो चैप्टर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तीसरा और चौथा चैप्टर ये हो गया। अगले चैप्टर्स को हम ऐसे डिस्कस करते रहेंगे। आप आईएएस प्रेप यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, और आप को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसको शेयर करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है अच्छी बात है, नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत